dear friends, I welcome to all on my YouTube channel Grand Classes. Grand Classes पे आप सभी का स्वागत है। आज हम नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम मैथ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैथ जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं ये हमारे किन किन एग्जाम के लिए यूजफुल होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आज जो हम मैथ पढ़ने वाले हैं वो मैथ हमें कहाँ कहाँ हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नई सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, और ये मैथ हमें कहाँ हेल्प करेगी, तो एसएससी के एग्जाम में हेल्प करेगी और हमारे जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें हेल्प करेगी। फिर हमारा डिफेंस का एग्जाम होता है यानी डिफेंस के एग्जाम में, देन स्टेट एग्जाम। ठीक है भाई, देखो जो हमारा एसएससी का एग्जाम होता है ना, जो हमारी एसएससी रिक्रूटिंग बॉडी होती है वो कितने एग्जाम कराती है, तो आप यहां देखो ये इसका सबसे लोकप्रिय एग्जाम सीजीएल, देन सीपीओ, उसके बाद आपका आता है सीएचएसएल, एमटीएस एंड एसएससी जीडी। ठीक है, यानी ये 5 एग्जाम आपकी एसएससी कंडक्ट करवाती है जहां पे मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी जो हम मैथ की आज पढ़ाई करेंगे ये हमारा पूरे एसएससी के एग्जाम को कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे के किन किन एग्जाम में मैथ आती है, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिफेंस, यानी हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के किन किन एग्जामों में मैथ आती है। तो देखो एक हमारा हो गया एयरफोर्स, ठीक है, उसके बाद नेवी, देन आर्मी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एयरफोर्स में कौन से एग्जाम हमारे हैं, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, ठीक है, उसके बाद हमारा वाई ग्रुप, आर्मी में हमारा नेवी में एसएसआर और एमआर। आर्मी की बात करूं तो आर्मी में जो हमारा एग्जाम होगा वो टेक्निकल और उसके बाद जीडी। ठीक है, यानी टेक्निकल और जीडी। उसके बाद मैं स्टेट एग्जाम की बात करूं तो स्टेट एग्जाम में हमारा पीसीएस हो गया, ठीक है, आरओ एंड एआरओ, उसके बाद बीडीओ हो गया, फिर उसके बाद मैं बात करूं तो लेखपाल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है भाई, ये हमारे वो एग्जाम है जो जिसमें मैथ आती है। इन सारे मैथ को इन एग्जाम में जो मैथ आती है हम उसकी पढ़ाई यहां पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो भाई मैथ में हमें पढ़ना क्या है, तो मैथ में हमें 2 पोर्शन पढ़ने हैं। एक हमारा अरिथमेटिक है, ठीक है, और इसका जो दूसरा पोर्शन है वो एडवांस है। ठीक है, यानी मैथ में हम 2 पोर्शन पढ़ेंगे, एक अरिथमेटिक पढ़ेंगे और दूसरा एडवांस वाला पोर्शन पढ़ेंगे। पहले हम अरिथमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात एंड समानुपात। ठीक है भाई, यानी जो हम अरिथमेटिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक में हमारा पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन होगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके अरिथमेटिक के हर चैप्टर में देखने को मिलेगा और एडवांस में भी ये देखने को मिलेगा, इसलिए हम सबसे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से
हमारा अर्थमेटिक कंटिन्यू होगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है भाई, अनुपात और समानुपात। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि रेशियो कहते किसे हैं, यानी रेशियो क्या है, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि मैं अनुपात की बात करूं, रेशियो की बात करूं, यदि अनुपात दो क्वांटिटी, यदि हमारे पास दो क्वांटिटी है तो उसको कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है, यानी अनुपात या रेशियो दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा अनुपात कुछ नहीं होता है, अनुपात एक फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? अनुपात एक फ्रैक्शन होता है, एक भिन्न होता है। ठीक है भाई, यदि एक भिन्न होता है तो एक भिन्न, यदि हमारे पास x बटा y है, यानी x अपन y है, तो x क्या है? x एक हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मीन्स अंश हुआ, और ये हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर मतलब हर। अब देखो यहां से कि एक भिन्न के अंश और हर जिस रिलेशन में होते हैं उस रिलेशन को हम अनुपात कहते हैं। यानी हमारे एक भिन्न के अंश और हर में जो रिलेशन होता है, यानी जिस रिलेशन में होते हैं उस रिलेशन को हम अनुपात कहते हैं। यानी x बटा y को हम x:y के रूप में लिख सकते हैं, यानी x बटा y इक्वल टू x संबंधित y। ठीक है, अब उसके बाद हम अनुपात को देखें, समानुपात को देखेंगे कि समानुपात क्या होता है। ठीक है, यानी हम समानुपात को देखेंगे, समानुपात प्रपोर्शन। ठीक है भाई, प्रपोर्शन समानुपात। ठीक है भाई, ये है हमारा समानुपात। अब समानुपात किसे कहते हैं, इसमें देखो, जब दो रेशियो या दो भिन्न, यानी जब दो अनुपात या दो भिन्न आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों रेशियो या भिन्न आपस में समानुपात में होंगे। कहने का मतलब, यदि हमारे पास दो भिन्न हो, यानी a/b और c/d, ये दो भिन्न है। क्या है? ये दो भिन्न है, a/b और c/d दो भिन्न है। यदि ये दोनों भिन्न इक्वल हैं, यदि ये दोनों भिन्न इक्वल हैं तो ये आपस में समानुपात में होंगे। समानुपात में होंगे मतलब हम इसको a:b समानुपाते c:d लिख सकते हैं। ठीक है, समानुपात क्या है? यदि दो भिन्न हमारे पास हैं, वो दोनों भिन्न बराबर हैं, तो वो दोनों भिन्न आपस में समानुपात में होंगी। समानुपात में होंगी तो इन दोनों भिन्न को जो इक्वल है उसको हम a:b समानुपाते c:d लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे b वेयर b एंड c को मध्य पद बोला जाता है, मध्य पद, और a एंड d को बाह्य पद बोलते हैं, a एंड d को बाह्य पद। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि रेशियो किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। रेशियो जब दो क्वांटिटी में कंपैरिजन करना हो, या रेशियो दो क्वांटिटी में कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है।
रेशियो कुछ नहीं होता है, यह एक भिन्न होती है। भिन्न में अंश और हर होता है। अंश और हर जिस रिलेशन में होते हैं उस रिलेशन को हम अनुपात कहते हैं। समानुपात किसे कहते हैं? जब हमारे पास दो भिन्न हो, वो दोनों भिन्न आपस में इक्वल हो, तो दोनों भिन्न आपस में समानुपात में होंगी। यानी ये दोनों भिन्न हमारी इक्वल है तो वो समानुपात में होंगी। मीन्स A:B समानुपात C:D। ठीक है। यदि ये समानुपात में है, A संबंधे B समानुपात C संबंधे D, तो यहां से एक टर्म निकल के आता है कि मध्य पदों का गुणनफल यानी A इंटू D इक्वल में B इंटू C। तो आप यहां देखोगे कि ये बाह्य पद है, बाह्य पद का गुणनफल यानी बाह्य पद का गुणनफल इक्वल मध्य पद का गुणनफल। ठीक है भाई। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अनुपात और समानुपात में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उस पॉइंट को देखेंगे। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रेशियो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रेशियो। यानी रेशियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो भाई वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? पॉइंट नंबर 1 देखो, यदि रेशियो है तो रेशियो का कोई अनुपात नहीं होता है। तो पहली पॉइंट आपकी यही होगी कि रेशियो हैव नो यूनिट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अब मात्रक मतलब देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि एक कमरे की लेंथ यानी लंबाई 3 मीटर है और उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई 2 मीटर है, तो आपसे पूछा जाए कि उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में है, तो आपका आंसर यही होगा कि उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई यानी L संबंधे B इक्वल 3 मीटर संबंधे 2 मीटर। और अभी आपने देखा कि L संबंधे B को हम L बाई B लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर। और आप देखोगे यहाँ पे कि मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, मीटर कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से L बाई B की वैल्यू 3/2, मतलब L/B इक्वल 3/2। L/B इक्वल 3/2, यानी L संबंधे B की जो वैल्यू है वो 3 संबंधे 2 होगी। अब आप देखो यहाँ से हम क्या लेके चले थे कि जो कमरे की लेंथ है वो 3 मीटर है और उसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो 2 मीटर है। यानी यहाँ पे आप यूनिट की बात करो तो यहाँ पे यूनिट मीटर है और यहाँ पे भी देखो तो यूनिट मीटर है। लेकिन आप रेशियो में आके देखो तो यहाँ से मीटर कैंसिल आउट हो गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि रेशियो का कोई यूनिट या मात्रक नहीं होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यानी हमारी नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारी दूसरी पॉइंट ये है कि यदि दिया हुआ अनुपात हो और दिए हुए अनुपात को यदि छोटे से छोटे रूप में लिखना है तो उस अनुपात में जो आपके नंबर है यानी संख्याएं हैं उस संख्या के मस से उस अनुपात को डिवाइड करो। यानी कहना क्या है कि दिए हुए अनुपात को यदि छोटे से छोटे रूप में लिखना है तो अनुपात में दिए हुए संख्याओं के मस से अनुपात को डिवाइड करो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है कि एक अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 5:15
1:10। ठीक है, अब इस अनुपात को हमें छोटे से छोटे रूप में लिखना है। यदि हम इस अनुपात को छोटे से छोटे रूप में लिखना है मुझे, तो इस अनुपात में जो नंबर दिए हुए हैं, नंबर क्या दिए हैं 5 का यदि फैक्टर करेंगे तो 5:1। दूसरा नंबर दिया है आपका 15 का यदि मैं फैक्टर करूं तो 15 का फैक्टर 3 × 5, और जो इसका थर्ड वाला नंबर है वो 10:10 है, तो इसका फैक्टर 2 × 5। यानी इन तीनों नंबर का मौसा मैं लूं, मौसा निकालूं, तो इनका मौसा जो तीनों में नंबर कॉमन होगा वो होगा, यानी इन संख्याओं का मौसा क्या है 5 है। यदि इन संख्याओं का मौसा 5 है तो इन संख्याओं के मौसा से इन अनुपात में डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, 5 से डिवाइड 5 में करोगे तो 1 आएगा, 15 में करोगे तो 3 आएगा, 10 में करोगे तो 2 आएगा। यानी एक दिए हुए अनुपात को छोटे से छोटे रूप में लिखना है तो उस अनुपात को इन संख्याओं के मौसा से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो अनुपात आएगा वह अनुपात इस दिए हुए अनुपात का छोटे से छोटा रूप होगा। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पॉइंट नंबर 3। अब हमारे 3 पॉइंट ये है कि दिए हुए अनुपात में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, डिवाइड करने पर अनुपात रिमेन सेम रहता है। यानी दिए हुए अनुपात में आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो तो आपके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी आपका अनुपात रिमेन सेम रहता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारा 1 ये है कि जैसे आपके पास एक अनुपात दिया है 1:2:3। ठीक है भाई, इसमें हम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करूँ। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा। ठीक है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6 हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे पहले तो 1:2:3 था, अब 2:4:6 हो गया। तो जिस रेशियो में यहाँ मतलब इनके बीच में जो रेशियो है वही यहाँ भी है, बस उतने टाइम्स बढ़ गया, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, लेकिन वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, यदि मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं, यदि हमारे पास मान लीजिए एक अलग अनुपात है 10:8:4, यदि हम यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 2 से डिवाइड कर दूं तो इस 2 का डिवाइड इस 10 में भी होगा, इस 8 में भी होगा और इस 4 में होगा। जब इस 2 का डिवाइड 10 में करोगे तो 5 होगा। उसके बाद जब इस 2 का डिवाइड आप 8 में करोगे तो यहाँ पे ये 4 होगा, फिर इस 2 का जब आप डिवाइड 4 में करोगे तो ये 2 होगा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट की मदद से क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि किसी दिए हुए अनुपात में आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी दिया हुआ अनुपात रिमेन सेम होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट यानी 4th पॉइंट क्या है, देखिए हमारा 4th नंबर पॉइंट ये है कि यदि फ्रैक्शनल रेशियो दिया हो, फ्रैक्शनल रेशियो का मतलब भिन्न के रूप में यदि अनुपात दिया हुआ हो तो उसको सिंपल रेशियो में यदि बदलना है तो सिंपल रेशियो में बदलने के लिए जो फ्रैक्शनल रेशियो यानी फ्रैक्शनल रेशियो के हर के एलसीएम से फ्रैक्शनल रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। अब इस चीज को हम एग्जांपल से समझेंगे जिससे कि हमें आसानी से समझ में आए। जैसे मान लो
एग्जाम्पल हमारा ये है कि हमारे पास एक फ्रैक्शनल रेशियो 1/2:1/3:1/5, ठीक है भाई। ये हमारा एक फ्रैक्शनल रेशियो है, यानी भिन्नात्मक अनुपात है। क्या है ये हमारा एक भिन्नात्मक अनुपात है। इस भिन्नात्मक अनुपात को हमको सिंपल रेशियो यानी साधारण अनुपात में बदलना है। तो जब भी कभी आपके क्वेश्चन में भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शनल अनुपात दिया हुआ है तो उसको आपको सिंपल रेशियो में बदलना ही पड़ेगा, मतलब साधारण अनुपात में बदलना ही पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे, अब ध्यान से देखो कि ये आपका फ्रैक्शनल रेशियो है। फ्रैक्शनल रेशियो में 1/2 में हर 2 है, यहाँ 1/3 में हर 3 है और 1/5 में हर 5 है। यानी हर क्या हुआ, यानी डिनोमिनेटर 2 3 5। अब इस 2 3 5 का आपको एलसीएम निकालना होगा, यानी हम 2 3 एंड 5 का एलसीएम निकालें तो ध्यान से देखो 2 3 5 का भी एलसीएम निकालना है, फैक्टर मेथड से निकालोगे तो 1 × 2, 3 का भी करोगे तो 1/3 एंड 5 का करोगे तो 1 × 5। अब यहां से ध्यान दो कि यदि 2 3 5 का एलसीएम लोगे तो इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। उसके बाद जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिख लिया जाता है, यानी 2 को भी ले लो, 3 को भी ले लो, 5 को भी ले लो। कहने का मतलब इनका एलसीएम निकल के आएगा 30, यानी 2 3 5 का एलसीएम 30 होगा। अब ये जो 30 एलसीएम है 2 3 5 का, इस एलसीएम का इसमें दिए हुए अनुपात यानी फ्रैक्शनल रेशियो में मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1/2:1/3:1/5, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 30 से करोगे। अब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अब यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई जब 30 में करोगे तो ये आपको देगा 15:। अब यदि 1/3 का मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो ये आपको 10 देगा, यानी 10 होगा। यहाँ पे जब 5 से 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1/2:1/3:1/5 को यदि सिंपल रेशियो में बदलना है तो 15:10:6, यानी फ्रैक्शनल रेशियो को आप सिंपल रेशियो में बदल सकते हो। कब, फ्रैक्शनल रेशियो के हर से यानी हर के एलसीएम से यदि फ्रैक्शनल रेशियो में मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो अनुपात आएगा वो अनुपात आपका सिंपल रेशियो यानी साधारण अनुपात होगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा 4th पॉइंट। अब इसके बाद हम 5th पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इसका 5th पॉइंट क्या है, ये हमारी 5th पॉइंट है। ठीक है, हमारे 5th पॉइंट में क्या है कि रेशियो पावर ऑफ होमोजेनिटी पर अप्लाई होता है। अब ये पावर ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये पावर ऑफ होमोजेनिटी क्या है, घातों में समांगता होनी चाहिए, यानी घातों की समांगता, घातों की समांगता यानी पावर ऑफ होमोजेनिटी क्या है आप इसको समझो। यानी हमारे क्वेश्चन में जो टर्म्स दिए होंगे ना उनकी पावर सेम होनी चाहिए। अब इस चीज को हमें क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ बोलूं आपसे कि x/y की जो वैल्यू है वो 3:2 दी हुई है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप मुझे बताओ x + y अपान में x - y की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो x² + y अपान में x - y² की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखना, इस पावर ऑफ होमोजेनिटी यानी घातों की समानता या समांगता को समझना है तो इन दो क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना भाई, यदि हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें,
इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें तो x/y इसकी वैल्यू कितना दी है 3/2। यानी यहां से मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी तो आप डायरेक्ट बताओगे कि x की वैल्यू 3k होगी एंड y की वैल्यू जो होगी y की वैल्यू 2k होगी। y की वैल्यू 2k होगी। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू और y की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में रखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर वन में है x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई। x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 3k है तो आप यहाँ 3k रख लो। ठीक है, प्लस में y की वैल्यू 2k है तो y की वैल्यू 2k रखो। ठीक है, यानी नीचे भी 3k माइनस 2k। यहां से आप देखोगे ऊपर जोड़ोगे तो 5k आएगा और नीचे k आएगा। अब इस बात को ध्यान देना, k के यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5/1 वैल्यू आएगी किसकी, x प्लस वाई अपान x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 5/1 आएगी। लेकिन यहाँ k है, हम इसको काटना नहीं चाहते हैं, हम इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि यदि x प्लस वाई की वैल्यू x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई की वैल्यू 5k/k है। ठीक है, यहाँ हमारा k एक वेरिएबल टर्म है, यहाँ हम k की वैल्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखें तो k की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 1 लें, k बराबर 1 तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 5 × 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी फिर हमारी 5/1 ही आएगी। यदि मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखूं, यानी हम k की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ से x प्लस वाई अपान x माइनस वाई की वैल्यू 5 × 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होगा, फिर 5/1 ही आएगा। यानी यहाँ से हमें एक चीज ये सीखने को मिल रहा है कि यदि k का वैल्यू आप चाहे जो भी रख लो, मतलब k का मान आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, आपका जो मन करे सो लो, लेकिन x प्लस वाई अपान x माइनस वाई की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, वो 5/1 ही आएगी। ठीक है, यहाँ हमने कैसे देखा, यहाँ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा इसको। बट आप ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना कि यहाँ x की पावर कितनी है 1 है, y की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, यदि 1 है तो हम इसको मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखो, यदि हम आपसे पूछे कि हमें x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, तो आप इस बात को ध्यान दो कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5/1 आई थी। यदि हम x की वैल्यू डायरेक्ट कितना ले लें 3 ले लो भाई, यदि हम y की वैल्यू डायरेक्ट 2 ले लें तो ले लो, यहाँ +2 हो जाएगा अपान में 3 - 2, और आप देखोगे कि अब भी 5/1 आ रहा है। अब हमने डायरेक्ट यहाँ x की वैल्यू 3 क्यों लिया, y की वैल्यू हमने 2 क्यों लिया, इसलिए हम ले पाए कि यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, यानी यहाँ इनके पावर यानी घातों में होमोजीनिटी है, यानी समांगता है। जब इनके घातों में समांगता हो तो डायरेक्ट आप यहाँ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 आप ले सकते हो। ठीक है, यानी हमने क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने देखा तो x प्लस वाई अपान x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 5/1 आई, या हमने डायरेक्ट x की वैल्यू 3 रखा, y की वैल्यू 2 रखा, तब भी x प्लस वाई अपान x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 5/2 आई। ठीक है, अब हम देखेंगे किसको, x² प्लस वाई अपान x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे कि इनका आंसर कितना आता है। ठीक है, देखो, यानी यहाँ पे दोनों केसों में वैल्यू सेम आई। जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चला, यानी x की वैल्यू 3k, y की वैल्यू 2k लेके चला, तब भी x प्लस वाई अपान x माइनस वाई की वैल्यू 5/1 आई। मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू 3 ले लिया, y की वैल्यू 2 ले लिया, तब भी x प्लस वाई अपान x माइनस वाई की वैल्यू 5/1 आई। यही चीज हम इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए,
यदि क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें यहाँ बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ क्या दिया था x इज टू वाई इक्वल टू 3:2। तो यहाँ भी वही x की वैल्यू कितना होगी 3 के, y की वैल्यू कितना होगी 2 के। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितना लोगे 3 के, यहाँ स्क्वायर है तो ये 3 के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, सॉरी यहाँ y स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे y की वैल्यू कितना लोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 के है, 2 के लोगे तो यहाँ 2 के होगा, अपान में यहाँ कितना हो जाएगा x की वैल्यू 3 के है, माइनस में y की वैल्यू कितना है 2 के, स्क्वायर होने के कारण यहाँ पे 2 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल के आएगी 9 के स्क्वायर प्लस में 2 के अपान में कितना हो जाएगा 3 के माइनस 4 के स्क्वायर। अब ऊपर भी के है नीचे भी है के है, कॉमन ले लो आप, के कॉमन आप लोगे जब तो के यहाँ कॉमन होगा ऊपर से, तो 9 के प्लस में 2 बचेगा, और नीचे में आप देखो यहाँ भी के कॉमन लोगे तो 1 सॉरी यहाँ पे आपका 3 माइनस में 4 के होगा, के कैंसिल आउट होगा। यानी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आई हमारी 9 के प्लस 2 अपान में 3 माइनस 4 के। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, अब हम यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करने जा रही है, के ऊपर डिपेंड करने जा रही है। और यहाँ के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 जो इच्छा करे आप के की वैल्यू लो। तो जैसे जैसे आप के की वैल्यू लेते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी यहाँ पे के की वैल्यू के के अलग अलग मान पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग आने जा रही है। ठीक है, तो देखो यदि यहाँ पे मैं के का मान 1 लूं, यदि मैं के की वैल्यू 1 लूं, यदि यहाँ पे एक सेकेंड मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैं के की वैल्यू 1 ले रहा हूं। जैसे ही आप के की वैल्यू 1 लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान एक्स माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी कितना आई थी 9 के प्लस 2 अपान में 3 के 3 माइनस 4 के। यहाँ जब 1 रखोगे तो 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2 अपान में 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, यहाँ से वैल्यू कितना आ गई भाई -11। ठीक है, 9 1 जा 9 प्लस 2 जोड़ोगे तो 11, और नीचे कितना है 3 माइनस 4 करोगे तो -1 -11 आएगी। कब, जब हमने के का मान 1 रखा है। ठीक है, अब जब मैं के का मान 2 रखूं, जैसे ही मैंने के का मान 2 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई देखो 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 अपान में 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, ये 20 अपान में कितना आ गया 4 दूनी 8 माइनस में 5, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू हमारी -4 आएगी। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां मैंने के का मान 1 लिया है, के का मान 2 लिया है, 1 पे इसकी वैल्यू -11 आ रही है, और जबकि के बराबर 2 पे इसकी वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, अभी जब मैंने x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाली है तो के डिफरेंट मान पे भी x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5/1 ही आई थी, लेकिन यहाँ अलग अलग आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे के बराबर 1 पे -11 आ रही है, जबकि के बराबर 2 पे -4 आ रही है। ठीक है, यानी अलग अलग आ रही है। अब एक चीज और देखो आप यहाँ पे कि यदि मैं जो यहाँ पे आपका x बराबर 3 के था एंड y बराबर 2 के था, यदि ये डायरेक्ट यहाँ मान रखो, यदि x का मान यहाँ डायरेक्ट रखो, y का मान डायरेक्ट रखो, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा। यदि आप डायरेक्ट रखते हो तो यदि आप यहाँ डायरेक्ट रखते हो तो डायरेक्ट रख के देखो तो x का मान कितना है, सॉरी 3 के मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट x इज टू वाई इक्वल 3:2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। डायरेक्ट रखो तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 अपान में 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप रखोगे 9 प्लस 2 अपान में 3 माइनस 4, यानी 11/-1 इक्वल टू -11। अब आप ध्यान से देखना, जब मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी ली
डायरेक्ट x की वैल्यू 3 ली, y की वैल्यू 2 ली, तो हमारा कितना आ रहा है -11। यहाँ भी k बराबर 1 पे कितना आ रहा है -11 आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने k बराबर 2 पे वैल्यू निकाली तो x स्क्वायर माइनस वाई अपन x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -4 आ गई, लेकिन आनी चाहिए सेम। यानी मैं k बराबर 2 पे जब वैल्यू निकाला तो ये वैल्यू -4 ना आके -11 ही आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ जो ये वैल्यू आपकी देखो पावर 2 है, ये पावर 1 है, यानी इनके पावर में होमोजीनिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट x की वैल्यू, आप यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते हो, आप y की वैल्यू 2 नहीं रख सकते हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पावर सेम है, और जब पावर सेम है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू 3 ले सकते हो और y की वैल्यू 2 ले सकते हो। तो यही पावर ऑफ होमोजेनिटी है। पावर ऑफ होमोजेनिटी आप तब अप्लाई करोगे, यानी डायरेक्ट x की वैल्यू 3 कब लोगे, y की वैल्यू 2 कब लोगे, जब इनकी पावर आपस में सेम होगी। यदि पावर सेम नहीं होगी तो आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो एसएससी 2009 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें दिया क्या है कि यदि x संबंधे y की वैल्यू 3 संबंधे 4 दी हुई है, ठीक है, तो आपको बताना है कि 3y माइनस एक्स संबंधे 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, पहले किसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है? आपसे पूछी जा रही है कि 3y माइनस एक्स इज टू 2x प्लस वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। यानी इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 3y माइनस एक्स अपान में 2x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब आप ध्यान देना, क्या y की पावर 1 है, क्या x की पावर 1 है? हाँ, y और x की पावर 1 है, यानी पावर में यहाँ समानता है, यानी होमोजीनिटी है। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से x की वैल्यू 3 ले सकते हो, y की वैल्यू 4 रख सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 हो जाएगी, और आपका y की वैल्यू हम यहाँ 4 लेंगे, और माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा, अपान में 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, y की वैल्यू हमारी 4 होगी, प्लस में 4, यहाँ 4 3 12 यानी 9 आएगा, ये आपका 3 6 10, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 9:10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि a संबंधित b की वैल्यू 3 संबंधित 2 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है 5a प्लस 2b संबंधित 3 प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी। यानी 5a प्लस 2b संबंधित 3a प्लस 4b को हम लिख सकते हैं 5a प्लस 2b अपान में 3a प्लस 4b। इसकी हमें वैल्यू चाहिए ना। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखो a की पावर 1, b की पावर 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें पावर में होमोजेनिटी दिखाई दे रही है। जब पावर में होमोजेनिटी है, समानता है, तो डायरेक्ट आप क्या करो, a की वैल्यू 3 ले लो और b की वैल्यू 2 ले लो। तो जैसे ही आप 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना लोगे 3, प्लस में 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितना लोगे 2, ठीक है, अपान में कितना करो 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितना, b की वैल्यू 2 है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 15 4 19 डिवाइडेड बाई 17, तो यानी इनकी वैल्यू कितना आ गई भाई, ये वैल्यू जो आ गई आपकी 19:17, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, धन्यवाद।